मेवाड़ के उस शासक का नाम बता दीजिए जिनकी मृत्यु होली के टाइम पर हुई थी। महेंद्र जी डाबी से आपके पापा जी की तरफ से नमस्कार। नमस्कार महेंद्र जी, मेरा भी प्रणाम बोलिए अपने अंकल जी को। सुभाष कुलड़िया जी नौर से प्रणाम। प्रणाम सर जी, पुष्पेंद्र जी, चेतन लाल जी, जी सर। चलिए, तो आपको याद होगा महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जो है, इनका देहांत हुआ था होली के टाइम पर। गोगुंदा में इनका, जी गोगुंदा के क्षेत्र में फरवरी 1572 में, फरवरी 1572 के टाइम पर, जिस टाइम पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी होता है, राजमहलों की क्रांति की जो शुरुआत होती है। ठीक है, राजमहलों की क्रांति जिसे हम कह देते हैं की शुरुआत जो होती है, क्योंकि जगमाल को नॉर्मली ये साथ उत्तराधिकारी चुना गया था, लेकिन बाद में मेवाड़ के जो सरदार थे उन्होंने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, इसका सही आंसर है। अगला है कि इनमें से कौन सा दिन है जिस दिन मीणा लोग जो है वो शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। मीणा जाति राजस्थान की सर्वाधिक विकसित जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और सबसे ज़्यादा ये निवास करती है जयपुर जिले में। मीणा जनजाति में किस दिन शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? बता सकते हैं, काफ़ी आसान सा है। जन्माष्टमी के दिन नहीं करते, मकर संक्रांति के दिन नहीं करते, गोवर्धन पूजा के टाइम पर नहीं करते, या फिर वसंत पंचमी के टाइम पर नहीं करते हैं। तो गोवर्धन पूजा के टाइम पर, जी काफ़ी आसान है, बता देंगे जी। बता दीजिए, बता दीजिए, सारे स्पीड के साथ बता दो। किस दिन पूजा नहीं करते हैं? गोवर्धन पूजा के टाइम पर शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी सी हो जाएगा आपका सही आंसर है। क्या बात है, गजब। अच्छा, ये बताओ कि किस जिले में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या न्यूनतम है? प्रतिशत के आधार पर बताना है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है वो कौन सी जिले में है? राजस्थान में ऑलमोस्ट 12 जनजातियां निवास करती है और टोटल जनसंख्या में जो इनका अनुपात है वो है 13.5% हिस्सा आता है अनुसूचित जनजाति का। इनमें से सर्वाधिक जनजाति जो निवास करती है वो उदयपुर में, और प्रतिशत के मामले में बांसवाड़ा में, और सबसे कम प्रतिशत के मामले में नागौर में। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो सबसे कम रहती है नागौर में। कम जनसंख्या की बात करेंगे कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बीकानेर में आ जाती है। दोनों में अंतर समझना है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या है वो बीकानेर में है, और प्रतिशत की बात करते हैं तो नागौर में सबसे कम आती है, यानी सी आपका सही आंसर। जी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान शैली का उद्गम जो है, यानी जन्म जो है वो किस शैली से माना जाता है? राजस्थानी शैली का उद्गम जो है वो कौन सी शैली से मानते हैं? गुजराती शैली, नाथद्वारा शैली, पाल शैली, या फिर अपभ्रंश शैली? जी, राजस्थानी शैली का जो उद्गम हुआ है, नॉर्मली 2-3 शैलियों का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर तो देखिए अपभ्रंश शैली जब आपको दे रखी है, अपभ्रंश का तो एक तरीके से मतलब होता है किसी भी चीज़ का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है अपभ्रंश होता है। तो अपभ्रंश शैली से, यानी गुजराती शैली से, पश्चिमी भारतीय शैली से कह दीजिए, जैन शैली से नॉर्मली इसका उद्गम होता है, यानी अपभ्रंश शैली से राजस्थानी शैली का उद्गम हुआ है। तो डी आप करेंगे सही आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई थी? मीनाकारी कला आपको याद होगी, मीनाकारी कला जो है राजस्थान में एक प्रसिद्ध है जयपुर जिले की। और जयपुर में मीनाकारी की जो शुरुआत की थी, ये किसके टाइम पर शुरुआत होती है? फरजंद के टाइम पर शुरुआत होती है। कौन सा शासक था जिसकी उपाधि फरजंद थी? कौन सा शासक था जो अकबर की 9 रत्नों में था? कौन सा शासक था जिसे सर्वाधिक अकबर ने शाहजहां की मनसबदारी दी थी, यानी मानसिंह प्रथम? तो मानसिंह प्रथम जो है वो मीनाकारी कला को राजस्थान लेके आते हैं। और राजस्थान में अब क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में आप पूछ सकते हैं कि मीनाकारी कला को संरक्षण किस राजवंश ने दिया था? तो कछवा राजवंश ने संरक्षण दिया था। किस रियासत ने दिया था? तो जयपुर रियासत ने संरक्षण दिया था।
तो सिंपल सी बात है, बात वही है, सिंपल वाली चीज़ें हैं। अच्छा ये बताइए कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया जो है, वहाँ पर घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया को वैसे तो हम कह देते हैं योधेय प्रदेश कहलाता था प्राचीन टाइम पर, योधेय प्रदेश कहते थे गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला एरिया, जो कि घग्गर मैदान का हिस्सा है। और यहाँ पर घग्गर नदी के आसपास का भूभाग है, उसका नाम बता दीजिए। घग्गर नदी आपको याद होगी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश से। वहाँ से नॉर्मली गंगानगर हनुमानगढ़ बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में नॉर्मली इस नदी को क्या कहते हैं? हाकरा नदी कहा जाता है। राजस्थान में कहाँ पर? गंगानगर में और हनुमानगढ़ जिले में जी। और जब वर्षा अच्छी होती है तो पाकिस्तान में नॉर्मली कहाँ तक चली जाती है? पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है अगर बरसात अच्छी हो तो। आंती जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, और ये हनुमानगढ़ के क्षेत्र में इसको कहते हैं नाली नदी। आसपास का भूभाग है वो नाली क्षेत्र कहलाता है। इसी को आप मृत नदी कह दीजिए, सोतर नदी कह दीजिए। राजस्थान का सो किसी को कह सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी, और आंती जल प्रवाह की सबसे बड़ी नदी भी यही आती है। अच्छा ये बताओ कि हिंदुस्तान सांबर साल्ट किसके द्वारा संचालित है? हिंदुस्तान सांबर साल्ट जो सांबर में है, यानी ये केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, कोई सहकारी समिति के द्वारा संचालित है, या फिर निजी क्षेत्र की संस्था आती है? सांबर जानते होंगे, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर आती है। सांबर झील का विस्तार 3 जिलों में है, तो सबसे ज़्यादा जो है इसका विस्तार आता है जयपुर जिले में, और जयपुर के अलावा थोड़ा सा विस्तार जो है वो अजमेर में है, और थोड़ा सा विस्तार इसका नागौर जिले में आता है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन यहीं पर होता है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन टोटल देश के लगभग 8.7% नमक का उत्पादन होता है सांबर झील में। 4 नदियाँ आकर गिरती है यहाँ पर, और ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, यानी राइट आंसर आपका। आप कमेंट करके आप ये बताओ कि सांबर झील के पास में एक मंदिर है, किस देवी का मंदिर है सांबर झील के पास में? बता देंगे बहुत आसानी से, सभी को याद होगा। खारे पानी की इतनी बड़ी झील है, सबसे निम्नतम भाग भी आप कह सकते हैं। शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सही है, शाकंभरी माता का मंदिर है यहाँ पर। अकबर का और जोधाबाई का विवाह भी यहीं पर हुआ था, इसी झील। के किनारे पर। अरे क्यों टेंशन करो थारो जी, तो झील का किनारे होना जरूरी थोड़ी है। ठीक है, इतो के तनाव लेनो है बेटा जी, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा एक और बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है कि पाप हंता अंकन वाली मुद्रा जो है वो राजस्थान के कौन से पुरातात्विक स्थल से, यानी किस प्राचीन सभ्यता के स्थल से मिली है? पाप हंता अंकन वाली मुद्रा राजस्थान में कहाँ से मिलती है? क्या ये नैनवा से मिलती है, क्या नौ से मिली थी, तिथवाड़ी से मिली थी, अथुर्णा से मिली थी? रामपाल हुडा जी सर, मतंगा की उपाधि विग्रहराज 2 की है या फिर अजयराज की नहीं है, विग्रहराज 2 की है। अजयराज ने तो अजमेर की स्थापना की थी, उससे पहले की है। चलिए नैनवा से मिलती है, ठीक है, नैनवा से हमें मिली थी। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, याद रखेंगे सारे। चलिए क्या बात है। अच्छा ये तो महाराणा मोकल जो थे उनके बीच में और फिरोज खान के बीच में एक युद्ध हुआ था 1428 में। कौन सा युद्ध हुआ था बता दीजिए? फिरोज खान एक तरीके से नागौर के शासक थे उस टाइम पर, नागौर के अधिकार क्षेत्र में आते थे। राणा मोकल आप जानते हैं मेवाड़ के शासक हैं, और मोकल ने शासन किया था 1423 से लेकर 1433 से, और 33 से उनके बेटे महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठते हैं, तो आपको याद होगा। और फिरोज खान जो है ये नागौर के क्षेत्र में। हालांकि ये युद्ध जो है वो महाराणा मोकल हार जाते हैं, और ये आप राणा कुंभा का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि कुंभा भी नागौर पर अधिकार करते हैं, बाद में आक्रमण करते हैं इसका हार का बदला लेने के लिए। हालांकि रीजन कुछ और भी रहे थे। ये रायपुर का युद्ध कहलाता है। रायपुर का युद्ध कब हुआ था? 1428 में, और किन किन के बीच में? मोकल के बीच में और फिरोज खान के बीच में होता है, यानी बी आपका सही है।